पर कब्जा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, पर यूक्रेन के सैनिकों के आगे उसकी एक नहीं चल रही, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना को चोट पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खार्किव में रूस की सेना के काफिले को फिर तबाह कर दिया और वहां से जो तस्वीरें आई उनमें एक सड़क पर रूस की सेना की कई गाड़ियां बुरी तरह टूटी हुई नजर आई। एक बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई, जबकि एक दूसरी गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। रूस के सैनिकों को खदेड़ने के बाद यूक्रेन के कई सैनिक वहाँ मोर्चा संभाले नजर आए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया। वहीं यूक्रेन की सेना अपनी जमीन को बचाने के लिए रूस की फौज पर ताबड़तोड़ हवाई हमले भी कर रही है, जिसका एक वीडियो उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से किए गए हमले में रूस की फौज। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। रूस यूक्रेन जंग में रहस्यमयी निशान से हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि यह निशान जहां भी बना हुआ मिलता है, रूस की फौज वहां बम या मिसाइल से हमले करती है। बहुत सारी ऐसी इमारतें हवाई हमलों का निशाना बनी जिन पर ऐसे निशान बने थे। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियों ने भी कीव के लोगों को इस निशान के लिए सावधान किया। लोग खास तौर पर इमारतों की छतों पर ऐसे निशान ढूंढ रहे हैं। यह तबाही का निशान कहा जा रहा है, ऐसा निशान जो जहां भी मिलता है वहां बम बरसते हैं या रूस के रॉकेट पहुंच जाते हैं। इसलिए यूक्रेन के लोग अब सड़कों पर और घरों की छतों पर इस तरह के निशान ढूंढ रहे हैं और फिर उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दावा यह है कि इन रहस्यमयी निशानों पर ही रूस की सेना हवाई हमले कर रही है। इसीलिए लोगों को यह खबर केवल यूक्रेन के मीडिया से ही नहीं बल्कि सरकार से भी मिल रही है। एजेंसियां यूक्रेन के लोगों से अपील कर रही हैं कि छतों पर जाकर इस तरह के निशान खोजे जाएं। अगर इस तरह का कोई क्रॉस निशान मिल जाए तो उसे तुरंत या तो मिटा दिया जाए या फिर ढक दिया जाए। दावा यह है कि इस तरह के निशान ही रूस की फौज के हवाई दस्तों के टारगेट हैं। जहां भी ऐसा कोई निशान दिखता है, हवाई हमला वहीं पर किया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई इमारतों पर इस तरह के निशानों की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये निशान बनाए किसने, जिसके जवाब में लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रूस के सैनिक ही पहले इस तरह के निशान बनाते हैं और फिर बाद में वायुसेना उन्हें टारगेट बनाती है। लेकिन जानकार ऐसे दावों को खारिज कर रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन में ऐसे बहुत सारे संगठन और लोग हैं जो रूस के समर्थक हैं। 2014 तक तो यूक्रेन की सरकार ही रूस का समर्थन करती थी। हालांकि 2014 में यूक्रेन में सरकार तो पलट गई, लेकिन बहुत सारे संगठन रूस के लिए काम करते रहे और एक तरह से रूस की खुफिया एजेंसी बनकर यूक्रेन में काम करने लगे। यूक्रेन में बहुत बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलने वालों की भी है। यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में ऐसे लोगों की आबादी काफी बड़ी। यूक्रेन की इमारतों पर इन रहस्यमयी निशानों के पीछे भी ऐसे ही संगठनों का हाथ बताया जा रहा है जो रूस का गुपचुप तरीके से इस जंग में साथ दे रहे हैं। वो इस तरह के निशान बनाकर रूस की सेना को उन जगहों की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें निशाना बनाकर यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे निशान बनाने के लिए कुछ जगहों पर पेंट का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ जगहों पर ऐसी टेप का जो अंधेरे में भी चमकती रहे और आसमान से दिखाई दे। इसीलिए यूक्रेन की सरकारी एजेंसियों ने अब लोगों से इस तरह के हर निशान से सावधान रहने की अपील की और दिखते ही उसे ढकने को कहा। इस बीच खार्किव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए। जंग के पहले दिन से ही रूस ने इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी यूक्रेन की सेना के आगे उसकी एक नहीं चली, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को कई बार खदेड़ दिया। उनके काफिलों पर ताबड़तोड़ हमला करके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूस ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल हमले तेज कर दिए। उसकी एक मिसाइल ने वहां पुलिस मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद बिल्डिंग की छत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। पुलिस के जवानों में अफरा तफरी मच गई। तभी इमारत की छत का एक हिस्सा टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग की छत पर लगी आग और भड़क गई। नीचे खड़े पुलिस वालों ने मदद के लिए अपने साथियों को आवाज लगाई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती उसने बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन खार्किव शहर के दूसरे हिस्से जलते रहे। पूरे शहर में जहां नजर गई तबाही के निशान ही दिखाई दिए और वहां से एक ऑयल टैंकर में लगी आग की भीषण तस्वीरें भी सामने आई। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां सड़क के एक बड़े हिस्से पर आग फैल गई। साथ ही वहां से उठे काले धुएं के गुबार ने
पूरे इलाके को ढक लिया। खार्किव की एक टैंक बनाने की फैक्ट्री पर भी रूस ने मिसाइल दागी। इसके बाद वहां हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जबकि शहर के बीचों बीच भी रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से वहां के आसमान में धुएं का बवंडर जैसा दिखाई दिया। उधर खार्किव पर हो रहे हमलों में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के मुताबिक वहां कब्जा नहीं कर पाने से बौखलाया रूस अब अस्पतालों पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचा रहा। और वहां के एक अस्पताल की तस्वीरें यूक्रेन के दावे को सही साबित करती दिखी। रूसी मिसाइल की मार से अस्पताल के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए, जबकि उसके अंदर रखा सामान भी कबाड़ में बदल गया। खार्किव में 7 दिन से भीषण जंग चल रही है और इस जंग के निशान शहर के दूसरे इलाकों में भी दिखे। बड़ी बड़ी इमारतें मलबों में बदली हुई नजर आईं। सड़कों पर कई किलोमीटर तक सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंगों के टुकड़े बिखरे दिखे। कई गाड़ियां जलकर लोहे का ढांचा भर रह गईं। इस बीच राहत बचाव में लगी टीमें हमले का शिकार हुए लोगों को टूटे फूटे घरों से निकालती दिखी। बताया गया कि रूस के हमले में वहां अब तक 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 125 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद खार्किव में रूस की सेना के विरोध में वहां के आम नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तब हुआ जब रूस के सैनिकों की एक गाड़ी खार्किव के एक रिहायशी इलाके से गुजर रही थी। तभी वहां के कुछ लोग अपने घरों से निकलकर रूस की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। इन लोगों के हाथों में हथियार नहीं बल्कि यूक्रेन के झंडे थे। कुछ ही देर में रूस के हमले से गुस्साए इन लोगों ने उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। यूक्रेन का झंडा लहराते हुए इनमें कई लोग रूस की गाड़ी के सामने डटकर खड़े हो गए और धक्का देकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक आदमी तो गाड़ी के बोनट पर ही चढ़ गया और उसके शीशे पर पैरों से वार करता दिखा। गाड़ी में बैठे रूस के सैनिक भी अचानक हुए इस हमले से घबरा गए और अपनी गाड़ी की रफ्तार उन्होंने बढ़ा दी, जिससे वहां हादसे का खतरा बन गया क्योंकि उस गाड़ी के चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। इसी बीच जो आदमी बोनट पर चढ़ा था वो गाड़ी से नीचे गिर गया। इसके बाद कुछ लोग उसे उठाने में जुट गए, जबकि रूस के सैनिकों की वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। वहीं जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियार संभालने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कहा है, तब से पूरी दुनिया में खलबली मची है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के ताजा दावे ने तो अमेरिका और उसके साथियों के होश ही उड़ाकर रख दिए। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के परमाणु बमों का निशाना यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन होगा। वो ब्रिटेन जो अमेरिका का साथी है और पहले ही दिन से पुतिन पर हमले बोल रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन अपनी ताकत दिखाने और अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी देने के लिए ब्रिटेन को टारगेट बनाएंगे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन किसी ऐसी जगह बम नहीं गिराएंगे जहां लोगों की भरी पूरी आबादी रहती हो। इसलिए उनका निशाना होगा समंदर, और ये समंदर होगा नॉर्थ सी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपना परमाणु बम यूरोप के उस नॉर्थ सी में कहीं गिरा सकते हैं जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में आता है। नॉर्वे, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी नॉर्थ सी से लगते हैं। ये सभी देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ सी में परमाणु बम गिरा तो इन बड़े बड़े देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और पुतिन नाटो और अमेरिका को अपना दम दिखाकर यूक्रेन से दूर रहने की धमकी भी देंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन या तो कोई छोटा मोटा परमाणु हथियार यूक्रेन पर दागेंगे या फिर नाटो को चेतावनी देने के लिए एक बड़ा और दमदार परमाणु बम समंदर में गिराएंगे। माना जा रहा है कि अगर पुतिन ने दूसरा ऑप्शन चुना तो उनका टारगेट होगा नॉर्थ सी, क्योंकि नॉर्थ सी यूरोप में आने वाला ऐसा समंदर है जो रूस की सीमा से दूर है। साफ है कि रूस उस जगह तो परमाणु बम से हमला करेगा नहीं जहां धमाके से उसको कोई नुकसान पहुंचे। और फिर नॉर्थ सी के आसपास ब्रिटेन, डेनमार्क और फ्रांस जैसे कई नाटो देश भी बसे हैं। इससे पुतिन एक तीर से 2 निशाने साध लेंगे। पहला तो यह कि परमाणु हमले से रूस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और नाटो को सख्त मैसेज भी मिल जाएगा। इसलिए रूस के ब्रिटेन को निशाना बनाकर समंदर में परमाणु बम गिराने की आशंका को रक्षा विशेषज्ञ बड़ा खतरा मान रहे हैं। ब्रिटेन की सेना में रहे एक कर्नल और हथियारों के जानकार ने तो यह दावा तक कर दिया कि अगर मॉस्को से मिसाइलें आईं तो लंदन में लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए बस 20 मिनट होंगे। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिकी टीम के ताइवान का दौरा करने पर चीन भड़क गया। चीन की नजर ताइवान पर है। यूक्रेन में युद्ध के बाद तो उसके इरादे और मजबूत हो चुके हैं और इसीलिए अमेरिकी टीम के ताइवान जाने पर उसे मिर्ची लग गई। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान की मदद कर रहा है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस मामले पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है।
ताइवान के मीडिया ने जो जानकारी शेयर की उसमें बताया गया कि ताइवान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष माइक मुलिन का स्वागत किया। उनकी अगुवाई में 5 सदस्यों की टीम ताइवान पहुंची। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भी ताइवान पहुंचने की खबर है। मुलिन और पोम्पियो दोनों ट्रंप के कार्यकाल में चीन के खिलाफ बयान देने के लिए मशहूर थे। मतलब अमेरिका ने अपने तुरुप के इक्के ताइवान भेजे हैं। कहा जा रहा है कि ये खतरनाक जोड़ी चीन के ताइवान हथियाने के प्लान को फेल करने के लिए वहां पहुंची है। जिसके बारे में पता चलते ही चीन के कान खड़े हो गए। वो बौखला गया और उसने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया। वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से तो इस पर बयान भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका ताइवान की अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देता है तो इससे केवल उसका नुकसान ही होगा और अमेरिका को इस काम की बड़ी कीमत चुकानी होगी। मतलब यह कि चीन अमेरिका को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर उसने ताइवान का साथ दिया तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन और ताइवान के रिश्ते को यूक्रेन और रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के लड़ाकू विमान तो यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन ताइवान में घुस गए थे, जिसके बाद ताइवान शोर मचाने लगा। उसने ये तक कह दिया था कि चीन भी ऐसे समय में उस पर हमला कर सकता है। ताइवान की इस बात से उसके पड़ोसी देश जापान के माथे पर भी बल आ गया था। नौबत यह आ गई कि उसने अमेरिका से ताइवान की रक्षा करने की गारंटी मांग ली। नतीजा ये हुआ कि बाइडेन की एक टीम ताइवान पहुंच गई और दुनिया को बताने की कोशिश की कि जिनपिंग का जाल ताइवान में नहीं फैलने वाला, जिसके बाद चीन चीखने चिल्लाने लगा। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई। वहां यूक्रेन की सेना ने रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस पर हवाई हमले कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि यूक्रेन के ड्रोन ने आगे बढ़ रही रूस की फौज पर बेहद सटीक हमला बोला। इस हमले में रूसी सेना के काफिले में शामिल एक गाड़ी धुएं और आग की लपटों में घिर गई, जबकि बाकी गाड़ियां हमले से बचने के लिए इधर उधर भागती नजर आईं। दावा किया गया कि इस हमले में उसके कुछ सैनिक भी मारे गए। मारियोपोल के ही एक दूसरे इलाके से भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग हुई, जिसमें सड़क किनारे खड़ी कुछ कारें चपेट में आ गईं और वो आग में जलकर राख हो गईं। जिसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां बुलाया गया, जिसने जल्द ही कबाड़ में तब्दील हो चुकी इन गाड़ियों को सड़क से हटाया। लेकिन रूस की सेना ने भी जल्द ही मारियोपोल में यूक्रेन की फौज पर पलटवार किया, जिसमें सैनिकों के बजाय यूक्रेन के कुछ नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम इन लोगों की जान बचाने में जुट गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई। तो वहीं रूस के हमले से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें फौरन अस्पताल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना की जांबाजी का एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रूसी फौज को उसने किस तरह खदेड़ा और 7 दिन बीत जाने के बाद भी वो डटकर उनका सामना कर रही। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें रूस की सेना की नाकामी और उनकी जांबाजी के सबूत पेश किए गए। वीडियो में रूस के कई टैंकों की तबाही और उनके सैनिकों से भिड़ते यूक्रेन के लोग दिखाए गए। साथ ही ये भी दिखाया गया कि यूक्रेन की फौज से बचने के लिए कैसे रूसी सैनिक झाड़ियों में छिप गए थे। यही नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक रूस को पटकनी देने के कई किस्से यूक्रेन के इस वीडियो में देखने को मिले। कई सैटेलाइट तस्वीरों को भी इस वीडियो में जगह दी गई। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें रूस के टैंकों को आग लगाने के बाद उनसे धुआं उठता दिखाई दिया। उधर यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए बीते 7 दिन से चल रही जंग के बीच कई जगहों पर रूस के फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें कोनोतोप शहर से भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि यूक्रेन के लोगों के सामने कोनोतोप में रूस के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। बताया गया कि रूसी जवानों ने शहर के मेयर को यह धमकी दी कि या तो पूरा शहर उनके सामने सरेंडर कर दे या फिर उसे जोरदार धमाके से वो उड़ा देंगे। इस पर वहां के लोग भड़क गए और उन्होंने रूस के सैनिकों को घेर लिया, जिसके बाद हाथ ऊपर करके वो जवान वहां से जाते दिखाई दिए। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक रूसी टैंक दिखाया गया। दावा है निकोलेव शहर में रूस के सैनिक उस टैंक को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। एक ऐसी ही तस्वीर में कुछ रूसी सैनिक यूक्रेन के फौजियों के सामने घुटनों पर बैठे नजर आए और उनके पीछे दूसरे विश्व युद्ध में देश के लिए जान गंवाने वाले जांबाजों की मूर्ति दिखी। वहीं जंग से जूझ रहे यूक्रेन ने यह दावा किया कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने अपने इस दावे से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिए, जिनमें बताया गया कि यूक्रेन की सेना अब तक रूस के करीब 6000 सैनिकों को ढेर कर चुकी है। यूक्रेन ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 30 लड़ाकू विमान मार गिराए और यूक्रेन पर हमला करने आए 31 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन भी तहस नहस कर दिए।
दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 211 टैंकों और 355 गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाने का भी दावा किया गया। इस बीच एक के बाद एक अमेरिकी कंपनियां भी रूस पर प्रतिबंध कड़े करती जा रही हैं। गूगल, फेसबुक और ट्विटर के बाद अब आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उसने वहां के अपने सभी स्टोर बंद कर दिए, जिस पर कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया और ऐसे ही एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एप्पल का आईपैड अपने हाथों में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उसने आईपैड को जमीन पर रखा और उस पर हथौड़े से वार करने लगा। हथौड़े के लगातार वार से उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो गई। फिर उसने अपने पास बैठे एक लड़के को हथौड़ा दे दिया और उसने भी आईपैड को तोड़ना शुरू कर दिया। वीडियो में दिख रहे आदमी ने खुद को पुतिन का समर्थक बताया। इससे पहले एप्पल ने एक बयान जारी कर यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत ठहराते हुए रूस में अपने सभी स्टोर बंद कर दिए। यानी अब रूस में आईफोन और आईपैड जैसे एप्पल के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही रूस के सरकारी मीडिया के ऐप को भी एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। यही नहीं, कंपनी ने रूस में एप्पल पे की सर्विस पर भी रोक लगा दी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जंग को खत्म करने के लिए बार बार नाटो और अमेरिका से यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना ने आसमान से रॉकेट और मिसाइलें दाग दाग कर यूक्रेन पर कहर बरपाया हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो से यूक्रेन का आसमान बंद कराने की मांग उठाई है, ताकि रूस के हवाई हमलों पर नकेल कसी जा सके और यूक्रेन को उसके कब्जे से बचाया जा सके। नो फ्लाई जोन आसमान का वो इलाका होता है जहां हवाई जहाजों के उड़ने पर बैन होता है। अगर नाटो ने यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन बना दिया तो वहां रूस के विमानों, मिसाइलों, रॉकेटों वगैरह का उड़ना नामुमकिन हो जाएगा और रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाएगा। संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास नो फ्लाई जोन है। यहां तक कि ताजमहल के ऊपर से भी विमानों के उड़ने पर रोक है। कई बार कुछ बड़े कार्यक्रमों जैसे खेल के बड़े मैचों के दौरान भी कुछ वक्त के लिए वेन्यू के ऊपर नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। लेकिन ऐलान कर देने भर से ही कोई इलाका नो फ्लाई जोन नहीं बन जाता। सेना को उसे लागू कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर नो फ्लाई जोन बना दिया तो वहां कोई विमान घुस ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नो फ्लाई जोन में भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज घुस जाते हैं, लेकिन इसलिए सेना को आसमान पर नजर रखनी पड़ती है। नो फ्लाई जोन में किसी भी संदिग्ध या दुश्मन के विमान की एंट्री को रोकना पड़ता है और अगर फिर भी दुश्मन का हवाई जहाज नो फ्लाई जोन में घुस जाए तो फिर उसे मार गिरा दिया जाता है। बस इसी वजह से नाटो और अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा आग में हाथ डालना, रूस से सीधे जंग में उलझ जाना, जिसके मूड में नाटो और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। अगर नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बना दिया तो फिर उन्हें यूक्रेन के आसमान की निगरानी करनी पड़ेगी। अपने विमानों को यूक्रेन के आसमान में तैनात करना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी होगी। और अगर रूस के विमान या मिसाइलें यूक्रेन के आसमान में दाखिल हुई तो नाटो और अमेरिका को उन्हें मार गिराना भी पड़ेगा। इसका मतलब होगा रूस से दुश्मनी लेना, क्योंकि फिर तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी हमला करेगा और फिर होगा तीसरा विश्व युद्ध, जो कि अगर छिड़ गया तो परमाणु हथियारों से ही लड़ा जाएगा। पुतिन तो इसकी चेतावनी भी दे चुके हैं और अकेले अमेरिका और रूस के पास ही दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। तो सोचिए कि ये जंग कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। यही वजह है कि नाटो और अमेरिका साफ मना कर चुके हैं कि वो रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में नहीं उतरेंगे। इस बीच रूस की फौज ने यूक्रेन के खेरसोन प्रांत पर कब्जे का दावा कर दिया। खेरसोन दक्षिणी यूक्रेन का सबसे बड़ा राज्य है, जो क्राइमिया के करीब है। क्राइमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा है और 24 फरवरी को जंग का ऐलान होते ही रूस की सेना ने खेरसोन में दाखिल होने की कोशिश शुरू कर दी। खेरसोन में लगातार हो रहे रूस की फौज के हवाई हमलों के बाद भयंकर तबाही हुई। खेरसोन से एक और धमाके का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एक ऊंची इमारत की खिड़की से गोलीबारी का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। उसी वक्त एक भारी सी चीज आकर सीधा खिड़की के शीशे से टकरा गई। ये धमाका इतना बड़ा था कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गया। धमाके ने पूरी बिल्डिंग को झकझोर कर रख दिया। खेरसोन के लोग पिछले कई दिन से यूक्रेन और रूस के बीच हो रही भयंकर जंग देख रहे हैं। वहां के एयरपोर्ट तक को रूस की फौज तबाह कर चुकी है।
वहीं यूक्रेन में जंग के दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति ने पुतिन का एक ऐसा प्लान लीक कर दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने गलती से यह बता दिया कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा का है। मतलब यह कि पुतिन अभी रुकने के मूड में नहीं है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के अच्छे दोस्त हैं और उनका अपने अधिकारियों से बातचीत का एक हिस्सा लीक हुआ जिसमें उनके पीछे एक बैटल मैप नजर आया। वो इस मैप के जरिए अपने अधिकारियों को कुछ समझाते नजर आए। लुकाशेंको के पीछे जो बैटल मैप दिखा उसमें रूस का लाइन ऑफ अटैक समझाया गया था। मतलब यह बताया गया कि रूस यूक्रेन पर हमले को कैसे कामयाब बनाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनसे एक गलती हो गई क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारियों के सामने पुतिन का टॉप सीक्रेट प्लान खोल कर रख दिया। वो छड़ी से मोल्दोवा की ओर इशारा करके बात करते दिखे, बल्कि उन्होंने ये बोल दिया कि यूक्रेन के बाद अब मोल्दोवा की बारी है। मतलब जो लोग ये मान रहे थे कि पुतिन की नजर केवल यूक्रेन पर थी, वो गलत है, क्योंकि रूस का प्लान लंबा चलने वाला है और वो यूक्रेन के बाद मोल्दोवा पर चढ़ाई के चक्कर में। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तो इससे अलग होकर 15 देश बने थे। मोल्दोवा उनमें एक है। यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा एक लैंडलॉक देश है, मतलब इसकी कोई सीमा समंदर से नहीं जुड़ती। उत्तर, पूर्व और दक्षिण में इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, यानी कि 3 ओर से यह यूक्रेन से गिरा है, जबकि पश्चिम में इसका बॉर्डर रोमानिया से जुड़ता है। मोल्दोवा में रूस की भाषा ही बोली जाती है और वहां के एक हिस्से में पिछले 3 दशक से रूस में शामिल होने की मांग भी हो रही है, जबकि एक बड़ी आबादी यूक्रेन की राह पर है, मतलब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहती है। उधर यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस के हमले बढ़ने के बाद वहां दूसरे देशों से पढ़ने पहुंचे छात्रों ने अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें लंबी कतारों में अच्छी खासी तादाद में छात्र तेज चाल में आगे बढ़ते दिखे। उन सब का मकसद एक रहा, वो था खार्किव छोड़ना और शहर से बाहर निकलना। इस बीच खबर आई कि रूस की सरकार यूक्रेन में बहुत जल्द तख्ता पलट करवा सकती है। तख्ता पलट की तैयारियों का यह दावा यूक्रेन की मीडिया की तरफ से किया गया, जिसमें बताया गया कि पुतिन के करीबी माने जाने वाले विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन का नया राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता है। यानी यूक्रेन पर कब्जे के बाद पुतिन वहां अपने सबसे खास आदमी को बिठाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विक्टर दूसरी बार यूक्रेन की सत्ता संभालेंगे। इससे पहले विक्टर यानुकोविच 2010 से 2014 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद वहां भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर बड़े आंदोलन हुए थे, जिनकी वजह से विक्टर को अपनी कुर्सी और देश दोनों छोड़ने पड़े। खबर है कि विक्टर यानुकोविच बेलारूस के मिन्स्क में रह रहे हैं, जहां से रूस की सरकार उन्हें यूक्रेन भेजने की योजना बना रही है। उधर यूक्रेन के जतोमर शहर पर रूस की फौज ने भीषण बमबारी कर दी, जिसमें 4 लोग मारे गए। आरोप है कि इस हमले में रिहायशी इमारतों को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमें लोगों की मदद के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन आग की भीषण लपटों में घिरी इमारतों तक पहुंचने में उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे वो लोग इमारतों के नजदीक पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए, जबकि कुछ लोग मलबे को हटाते नजर आए। मगर इन लोगों की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब आग ने आसपास की कुछ और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। आरोप है कि रूस ने मिसाइल से वहां हमला किया, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाका किसी खंडहर की तरह नजर आने लगा। अपने शहर की बर्बादी देखकर वहां के मेयर सर्गेई सुखमलियन का दर्द छलक उठा और उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस हमले की जानकारी दी। Житловий будинок на вулиці Соборова поруч з нашою другою лікарнею імені Павлусенка बताया गया कि रूस की फौज ने वहां मौजूद यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने को निशाना बनाकर ये हमले किए, जिनमें 4 लोग मारे गए और 3 लोग घायल हो गए। इस बीच ईरान ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही 36 का आंकड़ा है और अब यूक्रेन युद्ध के बहाने अमेरिका को घेरने के लिए खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई सामने आए। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका को ही इस युद्ध की जड़ बता दिया। खामनेई ने कहा कि इस संकट ने दिखा दिया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फन در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه ریشه بحران در हालांकि खामनेई ने साफ किया कि ईरान किसी भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। ऐसे में उनका कहना था कि रूस और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई भी रुकनी चाहिए। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची है, क्योंकि कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब $113 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है।
2 महीने में कच्चे तेल की कीमतें 35% से ज्यादा की छलांग लगा चुकी हैं। लेकिन उथल पुथल इसलिए मची है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की वजह से कच्चा तेल अभी और महंगा हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार में लाने की बात कही। ये 3 करोड़ बैरल अमेरिका की रोजाना की प्रोडक्शन से अलग होगा, जिसे अमेरिका अपने कच्चे तेल के रिजर्व से, मतलब इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए जो भंडार बनाया जाता है, उससे निकालकर बाजार में लाएगा ताकि बाजार में कीमतों को काबू में किया जा सके। इस बीच यूक्रेन के एनर्गिडार में वहां के नागरिकों पर रूसी सेना के बम फेंकने का वीडियो सामने आया, जिसे यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कुछ लोग सड़क किनारे खड़े थे, तभी उनके पास एक बम आकर फटा। उस बम के फटते ही वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूसी फौजियों ने वहां के लोगों पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए। उधर यूक्रेन में फंसे अमेरिका के अभिनेता शॉन पेन को सुरक्षित ठिकाने की तलाश में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने के बाद वो कीव में ही फंस गए, मगर उन्होंने बिना वक्त गंवाए पैदल ही वहां से निकलने का फैसला लिया। इसके बाद शुरू हुई उनकी पोलैंड बॉर्डर तक की लंबी यात्रा। उन्होंने अपनी इस कई किलोमीटर लंबी यात्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसमें वो सड़क पर एक बैग को खींचते दिखे। इसके अलावा वहां गाड़ियों की लंबी कतार भी नजर आई। शॉन पेन ने बताया कि उन ज्यादातर गाड़ियों में बच्चे और महिलाएं बैठी हुई थी। वहीं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का परिवार यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच फंस गया। हालांकि फिर किसी तरह वो वहां से निकलने में कामयाब रहा। लेकिन पीटरसन का परिवार ऐसे समय में यूक्रेन में फंसा जब वहां आसपास अचानक बमबारी शुरू हो गई। ये पूरी जानकारी खुद पीटरसन ने ट्वीट कर दी और पोलैंड सरकार का शुक्रिया अदा किया। पोलैंड सरकार का शुक्रिया इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने ही यूक्रेन से आने वाले कई लोगों को अपने देश में शरण दी। इन्हीं लोगों में पीटरसन का परिवार भी था, जो पोलैंड सुरक्षित पहुंच गया। पीटरसन के अलावा उनकी पत्नी जेसिका ने भी ये मदद मिलने पर ट्वीट किया और नेकी दिखाने के लिए पोलैंड के लोगों को धन्यवाद दिया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के एक इलाके में एक जोरदार बम धमाका हुआ। यह धमाका कीव पर कब्जे की ताक में बैठी रूसी सेना ने किया, जिसके बाद उस इलाके का नक्शा बदल गया। इससे वहां खड़ी यूक्रेन की सेना की एक गाड़ी के परखचे उड़ गए। ऐसा ही हाल वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों का भी रहा, जबकि एक अच्छी खासी इमारत खंडहर में बदल गई। बताया गया कि इस धमाके में राजधानी कीव की कुछ मुख्य सड़कों को भी निशाना बनाया गया। बाद में इस धमाके में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। Після вибуху на блокпосту до нас одночасно поступило 6, потім ще 2. इन घायलों में यूक्रेन की सेना के कुछ जवान भी शामिल हैं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिससे खलबली मच गई। इस वीडियो में रूस के सैनिकों का एक काफिला यूक्रेन के अंदर बढ़ता दिखा और उसकी सुरक्षा के लिए रूस की वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराते दिखे। जैसे जैसे जमीन पर रूसी सैनिकों के काफिले की गाड़ियां आगे बढ़ रही थीं, आसमान पर उसी रफ्तार से हेलीकॉप्टर भी आगे बढ़ते नजर आए। इस काफिले को कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए हेलीकॉप्टरों में बैठे रूस के सैनिक बंदूक तानकर सैनिकों के काफिले की निगरानी करते दिखाई दिए, ताकि अगर रूस की सेना पर हमला होता है तो आसमान से ही उससे निपटा जा सके। क्योंकि इससे पहले रूस के कई टैंकों और गाड़ियों को यूक्रेन के अंदर निशाना बनाया जा चुका है। ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसकी जानकारी तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने नहीं दी, लेकिन अंदेशा है कि रूसी सैनिकों के इस काफिले को वायुसेना की सुरक्षा में राजधानी कीव पर कब्जे के लिए भेजा गया। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस और अमेरिका की तल्खी बढ़ गई और जो बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह बोल दिया। इससे पहले यूके के पीएम ने भी पुतिन के लिए यही शब्द इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बाइडेन ने भी पुतिन को तानाशाह कह दिया। A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. यूक्रेन पर हमले की वजह से बाइडेन ने पुतिन को खूब खरी खोटी सुनाई और दावा किया कि उनकी वजह से रूस बर्बाद हो रहा है। The Russian economy is reeling and Putin alone is the one to blame. ये सब कहते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका की सेना भले ही रूस से भिड़ेगी नहीं, लेकिन वो उसे मनमानी भी नहीं करने देगी। बाइडेन ने इसी दिशा में बढ़ते हुए रूस के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी और उसके लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। इसके अलावा उसने यूक्रेन को $100 करोड़, मतलब कि भारतीय रुपयों में करीब 7,500 करोड़ की मदद का वादा किया। उधर करीब एक हफ्ते से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस को तुर्की ने एक बड़ा झटका दिया। उसने रूस के सैन्य जहाजों को अपने समुद्री इलाके में आने से रोक दिया। और ये रास्ता है बॉस्फोरस का।
ये वही जगह है जो दक्षिण भूमध्य सागर और काला सागर को आपस में जोड़ती है। लेकिन अब तुर्की के इस फैसले से रूस के सैन्य जहाज काला सागर में नहीं घुस पाएंगे। काला सागर की लहरें रूस से भी टकराती हैं और यूक्रेन से भी। तुर्की रूस को किसी सूरत में नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन माना जा रहा है कि तुर्की ने इस रास्ते को रोकने का फैसला अमेरिका के दबाव में लिया। वहीं यूक्रेन पर कब्जे के लिए जारी युद्ध में रूस के कुछ टैंकों को फिर नुकसान पहुंचा। उनमें यूक्रेन की सेना ने आग लगा दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि यूक्रेन की सड़कों पर उतरे कुछ रूसी टैंकों को वहां के फौजियों ने आग के हवाले कर दिया। जिसके बाद सन्नाटे में बीच सड़क पर खड़े रूस के 2 से 3 टैंक आग की लपटों से घिरे नजर आए। थोड़ी ही देर में उनसे भारी मात्रा में धुआं उठना शुरू हो गया और वहां के हालात ऐसे बन गए कि धुएं और लपटों की वजह से कुछ दूरी के बाद दिखना ही बंद हो गया। रूस के इन टैंकों में आग लगाने के बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक उनके इर्द गिर्द घूमते दिखाई दिए। इस बीच यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय रेस्टोरेंट मालिक मनीष दवे वहां काफी तारीफ बटोर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजधानी कीव में साथिया नाम के अपने रेस्टोरेंट को कुछ समय के लिए बंकर में बदल दिया। मनीष दवे ने वहां करीब 130 लोगों को शरण दी है। रूस के हमले से कीव में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में मनीष ने भारतीयों के अलावा यूक्रेन और दूसरे देशों के नागरिकों को भी अपने इस रेस्टोरेंट में ठहराया है। उनका कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में जहां तक संभव होगा वो लोगों को मुफ्त खाना और रहने की सुविधा देंगे। मनीष 52 साल के हैं और गुजरात के वडोदरा से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अब उनकी चिंता यह है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो खाने पीने की चीजों की सप्लाई कैसे होगी। इस बीच यूक्रेन के साथ अगले दौर की बातचीत से पहले रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दे डाली। रूस पहले ही अपने परमाणु हमले को अंजाम देने वाले फौजियों को अलर्ट कर चुका है और अब उसने बोल दिया है कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा और तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा। मतलब रूस खुलकर दुनिया को चेतावनी दे रहा है, क्योंकि उसकी ओर से साफ कर दिया गया कि वो कभी भी यूक्रेन को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। इशारा साफ है, रूस ने संकेत दे दिए हैं कि अगर यूक्रेन को किसी ने परमाणु हथियार दिए तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को अलर्ट करने के बाद वहां अभ्यास शुरू होने की खबर है। पता चला है कि परमाणु सेना के सैनिकों से ओवरटाइम करवाया जा रहा है। जाहिर है रूस दुनिया को क्लियर कट बता रहा है कि वो उसकी किसी बात को हल्के में ना ले। रूस के इसी तेवर की वजह से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों के बोर्ड IAEA ने इमरजेंसी बैठक की, जिसमें यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की बात हुई, क्योंकि रूस इस बंद पड़े परमाणु प्लांट पर कब्जा कर चुका है। वहीं यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ ही अब रूस ने उसके रिहायशी इलाकों पर भी हमले तेज कर दिए। पिछले कुछ घंटों में रूसी मिसाइलों ने कई शहरों को अपना निशाना बनाया, जिसकी कुछ तस्वीरें इरपिन शहर से भी सामने आई, जहां रूस की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। इस हमले में कुछ इमारतें जमींदोज भी हुईं और उनका मलबा चारों तरफ फैल गया। इतना ही नहीं, हमला इतना जबरदस्त था कि उन मकानों के सामने खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। रूसी हमले की जानकारी लोगों को पहले ही दे दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने मकानों को खाली कर दिया था। यही नहीं, रूस की फौज के इरपिन में दाखिल होने की खबर से वहां ऐसा कोहराम मचा कि कई लोग जान जोखिम में डालकर इरपिन नदी को पार करते दिखे, क्योंकि बमबारी में इरपिन नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया और लोगों के पास शहर से बाहर निकलने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए उस टूटे हुए पुल से ही कोई गोद में बच्चा लेकर गुजरता दिखा तो कोई सामान। इस दौरान लोगों की हिफाजत में जुटे यूक्रेन के कुछ सैनिक भी उनकी मदद करते नजर आए। उधर खबर है कि रूस ने यूक्रेन युद्ध में बेलारूस की सेना का इस्तेमाल करने का स्पेशल प्लान बनाया और इसके लिए खास तैयारी की। रूस का प्लान यह है कि बेलारूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों की यूनिफॉर्म पहने और फिर बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचे। ऐसा करने से फायदा यह होगा कि लोग उन्हें यूक्रेन के सैनिक समझें। कहा जा रहा है कि रूस ने बेलारूस में इसकी पूरी तैयारी कर ली है और बेलारूस की सेना को यूक्रेन युद्ध में घसीटने जा रहा है। इस बीच यूक्रेन पर हमले के लिए रूस अपने ही घर में घिर गया, वो भी राजधानी मॉस्को में। वहां बड़ी तादाद में लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिन्हें रूस की पुलिस ने सड़क से खदेड़ना शुरू किया। किसी को वो लात मारते दिखे, किसी को उन्होंने जबरन हिरासत में ले लिया। कुछ लोग तो पुलिस की पकड़ से भागने के लिए सड़क पर ही लेट गए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं चलने दी। हालांकि इस हंगामे के दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी जारी रखी। पुलिस की सख्ती के बावजूद सड़क पर उतरे लोग वहां की पुतिन सरकार के इस फैसले को गलत ठहराने से पीछे नहीं हटे। इससे पहले यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ रूस की सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों ने मॉस्को में कई जगहों पर रैली निकाली। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग की आड़ में भी पाकिस्तान अपना हित साधने में जुटा है।
यूक्रेन पर हमले के बाद पाकिस्तान रूस के साथ कारोबार के लिए समझौता करने वाला पहला देश बना, जिसका मतलब यह हुआ कि युद्ध में पाकिस्तान पुतिन का समर्थन करने वाला भी पहला देश हो गया। जबकि हमले के बाद अमेरिका समेत कई देश रूस पर पाबंदियां लगा चुके हैं, मगर यूक्रेन के साथ जंग छिड़ने के बाद रूस दौरे पर इमरान खान ने वहां एक समझौता किया, जिसके तहत पाकिस्तान रूस से 20 लाख टन गेहूं और प्राकृतिक गैस आयात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने गैस भंडार कम हो रहे हैं और वो मुश्किल से ही अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है। इमरान खान पिछले ही हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। इसी बैठक से पहले का इमरान का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि वो कितने अच्छे वक्त में रूस आए हैं। इसी बयान के बाद इमरान की पाकिस्तान में खूब फजीयत भी हुई थी। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने टीवी टावर पर बड़ा हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने टीवी टावर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी और वहां से इस हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें रूस की मिसाइल के टीवी टावर से टकराते ही जोरदार धमाका होता दिखा, जिसके बाद टावर का एक हिस्सा आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गया और फिर वहां से काफी ऊंचाई तक काले धुएं का गुबार उठता दिखा। मिसाइल हमले से हुआ धमाका इतना जोरदार था कि टावर के पास एक पेड़ भी उससे उठी लपटों की चपेट में आ गया, जबकि सड़क पर काफी दूर तक टावर के कुछ हिस्से बिखरे दिखाई दिए। हालांकि धमाके के तुरंत बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। बताया गया कि इस हमले के बाद यूक्रेन के टीवी चैनलों का प्रसारण बंद हो गया। वहीं यूक्रेन ने इस हमले को रूस की बर्बरता बताते हुए इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तानाशाह हिटलर की अगुवाई में हुए नाज़ियों के हमले से कर दी। और कीव में रूस के हवाई हमले तेज होने की आशंका को देखते हुए दिन ढलते ही एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते सायरन की आवाज गूंजने लगी। इस सायरन का मतलब शहर के लोगों को अलर्ट करना होता है, ताकि हवाई हमलों से पहले लोग बंकर और दूसरे सुरक्षित ठिकानों में चले जाएं। और रूसी हमलों को लेकर यूक्रेन सरकार की आशंका सच भी साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे रूसी सेना की बमबारी तेज होती गई, जिसकी आवाज से पूरा कीव शहर थर्रा उठा। रूस की ओर से लगातार हो रही बमों की बरसात से कीव शहर में ऐसा मंजर दिखाई देने लगा जैसे तूफान के दौरान आसमान में लगातार बिजली चमक रही हो। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होने के बाद वहां से लोगों के जान बचाकर भागने का सिलसिला भी तेज हो गया। शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR का दावा है कि हमले की शुरुआत से अब तक यूक्रेन से 6.5 लाख से ज्यादा लोग यूरोप के देशों में शरण ले चुके हैं, जिसकी एक तस्वीर यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा से भी सामने आई। वहां पलंका बॉर्डर पर शरणार्थियों का तांता लगा नजर आया। कुछ लोगों के जानने वाले सीमा के पार उनके स्वागत में खड़े नजर आए, जबकि बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी शिविरों में जाने के लिए बसों में चढ़ने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। यूक्रेन से इस पलायन को देखते हुए अगले कुछ हफ्तों में यूरोप के देशों में आने वाले शरणार्थियों की संख्या 40 लाख के करीब पहुंचने की आशंका जताई गई, जिसके लिए यूरोपियन यूनियन ने भी तैयारियां तेज कर दी। UN are talking about preparedness for 5 million people. वहीं यूएन को इस बात का डर है कि अगर लोग यूक्रेन से इसी तरह भागते रहे तो ये यूरोप के लिए अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट साबित हो सकता है। उधर दूसरे देशों में रह रहे यूक्रेन के कई लोगों ने फिर अपने वतन लौटना शुरू कर दिया, ताकि वो रूस के खिलाफ जारी लड़ाई में अपनी सेना की मदद कर सकें। और इसी की एक तस्वीर पोलैंड के शेमिशल शहर से सामने आई, जहां यूक्रेन के कई लोग बड़े बड़े बैग के साथ अपने देश लौटने के लिए ट्रेन में चढ़ते दिखाई दिए। इनमें मर्द ही नहीं, कई महिलाएं भी शामिल हैं। इनका कहना है कि वो इस जंग के समय अपने देश में रहना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह सरकार का साथ देकर उसका हाथ बटाया जा सके। Well, actually, it's our country, and we love it, and we need to be there. यूक्रेन सरकार का दावा है कि पुतिन की सेना से लड़ने के लिए करीब 80,000 लोग अब तक यूक्रेन लौट चुके हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर अमेरिकी संसद में बोलते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जबान फिसल गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनना शुरू हो गया। असल में बाइडेन ने अपने भाषण में यूक्रेन की जगह ईरान के लोग बोल दिया और इसी के बाद उनके बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। But it'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. हालांकि अपने इस भाषण में जो बाइडेन कहना तो ये चाहते थे कि रूस चाहे कीव में कितनी भी फौज लगा ले, लेकिन पुतिन यूक्रेन के लोगों का दिल नहीं जीत सकेंगे।
मगर उन्होंने गलती से यूक्रेन के लोगों की जगह ईरान के लोगों कह दिया। इस दौरान वहां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी खड़ी थी, जिन्होंने पीछे से यूक्रेनियन शब्द बोला। Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. इसके बाद सोशल मीडिया पर बाइडेन अपनी इस गलती के लिए ट्रेंड होने लगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब जो बाइडेन की जबान फिसली हो। इससे पहले एक बार उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति बता दिया था। इस बीच रूस की सेना के रास्ते में यूक्रेन के कुछ लोग अड़चन बन गए। ऐसा वहां के ज़पोरिज़िया शहर में हुआ, जहां ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है। उसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेन के लोग और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ कर्मचारी बाधा बनकर खड़े हो गए। उन्होंने रूस की फौज के टैंकों और सैनिकों को वहां रोक दिया। यूक्रेन के नागरिक खुद तो उनके रास्ते में आ ही गए, साथ ही उनके सामने बड़े बड़े ट्रक और टैंकर लाकर खड़े कर दिए। इस घटना की तस्वीरें वहां ड्रोन कैमरे से कैद की गई। और यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका से लड़ाकू विमान देने की मांग की। इस मामले पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने ये मांग रखी। हालांकि उन्होंने अमेरिका से अब तक मिली मदद के लिए वहां की सरकार का धन्यवाद भी दिया। यूरोप के कई देश पहले ही यूक्रेन को हथियारों की मदद दे चुके हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अब हवाई जहाज की मांग की है। इस वक्त बिल्कुल लड़ाकू विमान की मांग की है अतिरिक्त तौर पे, क्योंकि वायुसेना की ताकत की अगर बात करें तो यूक्रेन कमजोर है। और आपने देखा भी होगा कि रूस के खिलाफ मुकाबला करने में यूक्रेन की तरफ से बहुत सारे वायुसेना की ताकत की आजमाइश आपने नहीं देखी होगी। इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले दोनों नेताओं की बातचीत हुई है और दोनों नेताओं ने इस बात पे जोर दिया है कि यूक्रेन की वायुसेना की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए लड़ाकू विमान की मांग यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री से की गई है। शुक्रिया नीरज आपका। वहीं रूस की यूक्रेन में बम बरसाने की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। वहां से ऐसी एक तस्वीर आई रॉकेट हमले की, जिसमें वो ऊपर से गिरा और उसके बाद हुआ धमाका। आग की लपटें ऐसे उठी जैसे ज्वालामुखी फटा और आवाज इतनी तेज कि कान के पर्दे फट जाएं। ये तस्वीरें हैं तो कुछ 30 सेकंड की, लेकिन इन्हें देखकर अंदाजा लग गया कि बीते 7 दिन से यूक्रेन इसी तरह जल रहा है और वहां के लोग धमाके के साए में जी रहे हैं। एक और रूस हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की सेना भी जी जान से लड़ रही है। उसने रूस की एक महिला सैनिक को पकड़ा, जिसने अपनी सेना की प्लानिंग बताई। Должны были вернуться в лагерь. В эту же ночь мы прошли границу Украины, пересекли. उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में पुलिस ने खिलौनों के अंदर छिपाकर रखे गए कई कारतूस बरामद किए। बताया गया कि संदिग्धों की जानकारी मिलने के बाद कीव के एक मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बेलारूस के एक आदमी के पास से एक खिलौना मिला और जब उसे खोला गया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उस खिलौने में कई कारतूस छिपाकर रखे गए थे। बताया गया कि तलाशी के दौरान आरोपी के 3 और साथियों को भी पकड़ा गया, जो ऐसे ही खिलौनों में कारतूस छिपाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके अलावा उसी मेट्रो स्टेशन से एक आदमी को यूक्रेन की सेना की खबर बेलारूस को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच रूस की सेना के काफिले में शामिल एक एयर डिफेंस सिस्टम को वहां के किसान अपने साथ ले गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 ट्रैक्टरों की मदद से किसान उसे अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। बताया गया कि जंग के दौरान तेल खत्म हो जाने के बाद रूस के सैनिक अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को वहां छोड़कर चले गए। 2 दिन पहले भी कमोबेश एक ऐसा वीडियो सामने आया था, जिसमें यूक्रेन का एक किसान रूस के टैंक को अपने साथ ले गया था। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया गया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 केंद्रीय मंत्रियों को इस अभियान में लगाने का फैसला किया गया, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन से जान बचाकर वहां पहुंचे भारतीयों का हौसला बढ़ाया और उन्हें वतन वापसी का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री जी ने 4 मंत्रियों को कहा था वही डटे रहना है, हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करना। इसी अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पोलैंड पहुंचकर यूक्रेन से वहां आए लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्हें अपने बीच देखकर वतन वापसी का इंतजार कर रहे लोगों ने भी राहत की सांस ली। इनमें कुछ ने तो देशभक्ति के नारे लगाकर अपनी खुशी भी जाहिर की। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा को मजबूती देने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंच गए। उन्होंने वहां फंसे लोगों को विमान में बैठाकर भारत के लिए रवाना किया।
जिनमें केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दमन की रहने वाली मानसी शर्मा नाम की एक छात्रा भी शामिल रही। उसने जंग के बीच यूक्रेन से वतन वापसी की और सुरक्षित भारत पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए धन्यवाद दिया। हमारे पास इंडियन फ्लैग्स थी तो हमें इजीली वहाँ से एंट्री मिल रही थी। ऑपरेशन गंगा जो आपने स्टार्ट किया उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। लेकिन अब भी यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। वहां खार्किव में भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं, जहां रूस ने पिछले 2 दिन से और भी भीषण हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने 50 मिनट के भीतर ही 2 एडवाइजरी जारी कर दी और खार्किव में फंसे छात्रों को तुरंत वहां से निकल जाने के निर्देश दिए। एडवाइजरी में भारतीय छात्रों को खार्किव के पास के पिसोचिव, बाचका और बेजुलिव्का शहर में जाने के निर्देश दिए, क्योंकि ये तीनों शहर खार्किव के 16 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और ट्रेन नहीं मिलने के हालात में भारतीय छात्रों को पैदल चलकर ही इन शहरों तक पहुंचने के लिए कहा गया। Kharkiv is the focus. We know there are other cities, but the Kharkiv probably is the largest in terms of concentration of India. इस बीच खार्किव से जान बचाकर निकले भारतीय छात्रों का एक दल यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर पहुंच गया। बताया गया कि ये छात्र वहां खुद ही पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में खार्किव से बचकर निकले इन छात्रों ने वहां के हालात भी बताए। भारी सामान कंधों पर लादे यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर पहुंचे कई छात्र अपनी बात बताते बताते भावुक हो गए। इसके बाद वहां पहुंचे इन छात्रों को पोलैंड ले जाने की तैयारी की गई। इसके लिए वहां कई बसें पहले से ही खड़ी थीं, जिनमें सभी छात्रों को बिठाया गया। खार्किव जहां पे अभी बॉम्बिंग भी चल रही है और बहुत ही बुरा हाल है, वहां से अपने आप ये सारे भारतीय नागरिक बॉर्डर तक पहुंचे हैं। और अब जब जंग 7वें दिन भी जारी है, तब पूरे यूक्रेन में उथल पुथल मची हुई है। नक्शे के जरिए समझना जरूरी है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध कहां तक पहुंचा है, क्योंकि वहां पर कहीं रूस की सेना बढ़त बनाए हुए है तो कहीं यूक्रेन की सेना रूस को लोहे के चने चबवा रही है। और इसकी शुरुआत हुई थी पिछले हफ्ते, जब 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला था और उसकी जल, थल और वायु तीनों सेनाएं 3 दिशाओं से यूक्रेन पर टूट पड़ी थी। यूक्रेन पर रूस का हमला उत्तर में यूक्रेन के पड़ोसी और रूस के दोस्त बेलारूस से भी हुआ, नीचे दक्षिण में रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से भी हुआ और यूक्रेन के पूर्व में तो खुद रूस खड़ा ही है। इसलिए वहां से भी रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो गई। यूक्रेन की इस पूर्व दिशा में रूस की सेना ने काफी बढ़त ली हुई है। इसी हिस्से में है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, जहां रूस और यूक्रेन की सेना में सबसे भयानक जंग छिड़ी है। इसी इलाके में खार्किव के पड़ोस के सुमे प्रांत का हिस्सा भी है। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में कई इमारतों को निशाना बनाकर हमला किया गया। रूसी सेना ने बम और मिसाइलों से इन इमारतों को अपने निशाने पर लिया, जिसके बाद उन इमारतों से काला धुआं उठने लगा। वहां की एक बिल्डिंग में आग लगने से कसरत करने का सामान जल गया। ऐसे ही हालत दूसरी इमारतों की रही, जहां से आग की लपटों के साथ धुआं भी उठता दिखा। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियों पर भी इस हमले का असर हुआ। सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी तो पूरी तरह कबाड़ में बदल गई। तो वहीं यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर लूट का आरोप लगा और इसी से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सेना की वर्दी पहने लोग कुछ दुकानों से चीजें उठाते नजर आए। यही नहीं, एक दुकान में ये लोग ताला तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने अपने हथियार से दरवाजा तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी वीडियो में दिख रहा है कि कई चीजें दुकानों के बाहर बिखरी भी पड़ी। हालांकि रूस ने मोटे तौर पर यूक्रेन के 5 ही शहरों को निशाना बनाया है, जिनमें 4 पर रूस ने पूरी तरह कब्जे का ऐलान भी कर दिया है। भीषण जंग जारी है कीव के लिए, जहां रूस की फौज के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। कीव उत्तरी यूक्रेन में है, जो बेलारूस से बेहद करीब है। ऊपर से ये रूस की राजधानी है, इसलिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। कीव के अलावा सबसे बड़ा नाम है खार्किव। रूस की सीमा खार्किव से ही लगती है और रूस ने ऐलान किया है कि खार्किव पर उसकी सेना का कब्जा हो चुका है। तीसरा नाम है खेरसोन का, क्राइमिया और काला सागर से एकदम करीब। क्राइमिया पर 2014 में ही रूस कब्जा कर चुका है। यह शहर समुद्र के पास भी है और ऊपर से यहां एक बड़ा एयरपोर्ट ही है। चौथे और 5वें नंबर पर जो शहर रूस का निशाना बना है वो खेरसोन और खार्किव के बीच में है, लेकिन उन्हें जानने से पहले लुहांस्क और डोनेस्क का जिक्र जरूरी है, जिस पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों, अलगाववादियों का कब्जा है। रूस ने दोनों राज्यों को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी, लेकिन डोनेस्क के आगे शुरू होता है यूक्रेन का वो हिस्सा जिसकी सीमा अजोव सागर में लगती है। यहां 2 छोटे शहर हैं जिन्हें रूस ने जंग छिड़ते ही अपने कब्जे में ले लिया। पहला नाम है मारियोपुल का, ये रूस की हिट लिस्ट में शामिल यूक्रेन का चौथा शहर है। मारियोपुल की कुल जनसंख्या 4.5 लाख से ज्यादा नहीं है। इसी तरह अजोव सागर के किनारे एक दूसरा शहर है वर्द्यांस्क, रूस का 5वां टारगेट। इस शहर पर भी रूस की सेना का कब्जा हो चुका है।
और 2014 में क्राइमिया पर जब रूस ने कब्जा किया था, उस वक्त भी मारियोपोल और बर्दियांस्क पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त यूक्रेन ने दोनों शहर बचा लिए थे। लेकिन इस बार बर्दियांस्क और मारियोपोल पर हमला करने रूस की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। इन दोनों शहरों की अहमियत नक्शे पर देखकर समझी जा सकती है, क्योंकि खार्किव से लुहांस्क, फिर वहां से डोनेस्क, डोनेस्क से मारियोपोल, मारियोपोल से बर्दियांस्क और फिर बर्दियांस्क से खेरसॉन। ये पूरी घेराबंदी यूक्रेन की सीमा पर रूस ने कुछ इस तरह से कर दी कि यूक्रेन की सीमाओं का बहुत बड़ा हिस्सा रूस की मुट्ठी में हो गया। यहां से रूस के अगले टारगेट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। खेरसॉन के पास काला सागर से लगने वाली सीमा पर ओदेसा, यह ऐसा शहर है जहां बहुत ज्यादा आबादी रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की रही है। इस घेराबंदी के बाद रूस कभी भी ओदेसा पर कब्जा कर सकता है। इस बीच खार्किव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए। जंग के पहले ही दिन रूस ने इस शहर पर अपना कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी यूक्रेन की सेना के आगे उसकी एक नहीं चली, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को कई बार खदेड़ दिया। उनके काफिलों पर ताबड़तोड़ हमला करके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूस ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल हमले तेज कर दिए। उसकी एक मिसाइल ने वहां पुलिस मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद बिल्डिंग की छत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। पुलिस के जवानों में अफरा तफरी मच गई। तभी इमारत की छत का एक हिस्सा टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग की छत पर लगी आग और भड़क गई। नीचे खड़े पुलिस वालों ने मदद के लिए अपने साथियों को आवाज लगाई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती, उसने बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। 100 बात की एक बात यह कि जिस तरह से ये जंग जा रही है, उसमें भले ही पुतिन जीत जाएं और भले ही वो वहां की सरकार ही बदलवा दें, लेकिन रूस ने एक काम कर दिया जो अमेरिका नहीं कर पाया था। सोवियत संघ जब टूटा था, तब यूक्रेन नक्शे पर तो आ गया था, लेकिन एक देश बनकर अब खड़ा हुआ है। जंग से देश बनता है। इतिहास सिखाता है कि जब आक्रमण होता है तो देश वाकई देश बनते हैं। वही यूक्रेन में होता दिख रहा है। इससे पहले तो वो एक इलाका था नक्शे पर, कई जगह विद्रोह भी हो रहा था। रूसी भाषा बोलने वाले लोग कई जगह थे तो रूस उनको अपना बताता था, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि रूस हमला ही कर देगा। रूस का साथ देने वाली सरकार भी रही यूक्रेन में पहले, और 2014 के बाद भी कई लोग यूक्रेन में दिखते थे जो रूस के समर्थन में थे। वहां के कई राजनीतिक प्रतिनिधि भी रूस की तरफ नर्म रुख रखने वाले दिखते थे। लेकिन अब इस जंग ने सब कुछ बदल दिया है। इतिहास में जंग हर बार यही करती है, सब कुछ बदल देती है। वैसे ही सब कुछ बदल चुका है। अब भले ही रूस जीत जाए, भले ही रूस का यूक्रेन पर कब्जा हो जाए, चाहे वो यूक्रेन को तोड़ दे, अलग अलग इलाकों को अलग अलग देशों के रूप में मान्यता दे दे, लेकिन वहां के लोगों के लिए वो कब्जा ही होगा। वो अब एक देश बन चुके हैं, जंग में एक साथ खड़े दिख रहे हैं। वो क्यों कब्जे को कबूल करेंगे, कब तक कब्जे को कबूल करेंगे, ये कहना मुश्किल है। यानी जंग खत्म होने के बाद भी जंग चलती रहेगी। 100 बात की एक बात, जंग की तैयारियां होने लगी, जंग की तैयारियां होने लगी, फौज में बीमारियां होने लगी। 100 बात की एक बात कही विनय ने, सच कटीला था मगर कल मर गया। खूब दावेदारियां होने लगी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात। कि रूस ने खार्किव के बीचों बीच बने प्रशासनिक भवन पर हमला किया और रूस की फौज की तरफ से दागा गया रॉकेट सीधा खार्किव के प्रशासनिक भवन से जा टकराया। हमले का यह वीडियो पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें दिखा कि आसमान से तेजी से गिरता रॉकेट बिल्डिंग से टकरा गया। उसके टकराते ही तेज धमाका हुआ और धुएं के गुबार ने थोड़ी देर तक सब कुछ ढक दिया, लेकिन धुआं छटने के बाद वहां के जो हालात दिखे वो किसी का भी दिल दहला दें। खार्किव